जो पुरानी प्रलय मिसाइल थी जिसे पारंपरिक तौर पर जमीन से लॉन्च किया जाता था, उससे कितनी अलग है ये एयर टू लॉन्च मिसाइल? देखिए, मैं कहूंगा कि इसका नाम चाहे कुछ भी दीजिए, जी। लेकिन अपने आप में बिल्कुल एक अलग मिजाज बन जाती है ये। जी। क्योंकि अब देखिए, जो प्रलय है वो जमीन से सतह पर मार करने के लिए एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। यानी जी। कि एक ऊंचाई तक, जो हो सकता है लगभग 15 से 25 किलोमीटर के लगभग हो, और उसके बाद फिर ये अपने टारगेट की तरफ मुड़ती है और अपना सफर तय करके टारगेट को ध्वस्त करने में का अंजाम देती है। अब अगर हमें इसको एक विमान से लॉन्च करना है, तो विमान ऑलरेडी सुखोई की जो कैपेसिटी है वो लगभग 15 से 17 किलोमीटर के लगभग ये उड़ सकता है। हम वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अब हमें इतने बड़े मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। तो इसको पूरी तरह से रिकॉन्फ़िगर किया जाता है, और मैं कहूंगा कि अपने आप में एक नया मिसाइल बन जाता है ये, उन सभी खूबियों के साथ जो प्रलय में। जहां तक प्रश्न है वारहेड का, वही उसी किस्म के आपके जो वारहेड हैं, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वारहेड हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन वारहेड हो, वो अपने आप में क्षमता बरकरार रहेगी। लेकिन जो इसकी मैन्युवरेबिलिटी है, कि ये जब ये दुश्मन के टारगेट की तरफ आ रहा होता है तो अपनी दिशा बदलने में सक्षम होता है, वो तमाम चीजें रहेंगी, वो सभी खूबियां जो प्रलय में है वो मिलेंगी। लेकिन इसका वजन बहुत कम कर दिया जाएगा, जी। क्योंकि इतने अधिक वजन की, इतने बड़े रॉकेट मोटर्स की जरूरत नहीं है। हम इसको ऑलरेडी बहुत ऊंचाई तक ले जा चुके हैं। विमान के द्वारा जब छोड़ेंगे तो ऊंचाई पे होगा। तो जी। इसलिए जी। हम इसको हल्का बना के, वजन कम करके, और जैसी आवश्यकता है, जैसे हमारा प्रलय में है कि लगभग 300 किलो से लेकर के और 700 किलो तक का वारहेड ले जाने में सक्षम होता है। तो उस किस्म के वारहेड ये भी ले जा सकेगा, लेकिन अपना बहुत हल्का होगा, और पहले से भी अधिक ये एजाइल होगा। यानी कि इसमें मैन्योवरेबिलिटी और अधिक होगी। जी। ठीक है। माथुर अभिषेक। साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से SU-30MKI जैसे जो भारतीय लड़ाकू विमान है वो इसे कैरी करेंगे, तो क्या इसमें नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा या पुराने प्लेटफॉर्म पर ही ये मिसाइल जो है वो लॉन्च की जा सकेगी, इस्तेमाल की जा सकेगी? माथुर साहब। अभिषेक अभिषेक देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, जी। एमक्यू सुखोई 30 MQI के साथ ये ऑलरेडी इसको हमने इसका ट्रायल्स होने वाले हैं। जी। और उसके लिए जो भी प्रेपरेशन एयरक्राफ्ट में करनी है, वो जी। प्रेपरेशंस भी पूरी तरह से अंडर कंट्रोल हो चुकी हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि देखिए, सुखोई 30 मार्क 1 जो MK1 MKI है, वो हमारा मेन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट है। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है कि आप दुश्मन के जो एयर डिफेंस एसेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करें, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड रहना ना पड़े। इस वजह से ये बहुत ज्यादा माकूल किस्म के मिसाइल इसके लिए बनाई जा रही है, ताकि ये अपना एयर डिफेंस वहां पे जो जो शत्रु के क्षेत्र में ले जाकर के कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात अभिषेक जो होती है, वो की स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। आपको अपना एयर स्पेस को पार करके शत्रु के एयर स्पेस में जाने की अब जरूरत नहीं है। इसकी जो एनहांस्ड रेंज है, 700 किलोमीटर की रेंज है, वो बहुत ज्यादा रेंज होती है। और पूरे पाकिस्तान के जो भी टारगेट्स हैं, देखिए आप इनको, इस मिसाइल्स का टारगेट क्या होगा? इस मिसाइल्स का टारगेट है टैंक कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर दुश्मन के टैंक्स, एनिमी आर्मर है, या आर्टिलरी के उनके गन गन एरियाज हैं, जो रॉकेट के बैटरीज हैं उनकी, वो, और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं। तो ये जो चीजें हैं, जब लड़ाई की परिस्थिति होती है तो ये चीजें बहुत पीछे नहीं होती हैं। इसके लिए आपको इतनी ज्यादा रेंज की आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी आपकी सुखोई एमकेआई को मिल गई है, और उस स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के साथ एक घातक असर शत्रु के ऊपर डाल सकती है। दो तीन बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक तो 6.1 मैक जो स्पीड है, वो इट्स हाइपरसोनिक मिसाइल। और ये बात मैंने कल भी राजीव को बताई थी कि आज हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जी। उसने अमेरिका को ये कहने बाध्य कर दिया है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसमें भारत चीन से काफी आगे है। तो ये बात हमको मानने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है, ये दुश्मन के किसी भी नोन
एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हो या चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम हो, MQ-9 हो, या जो भी सिस्टम्स उनके पास हैं, उनको डिसीव करके ये अपने टारगेट पकड़ सकती है। दूसरी बात है, इसके पास मिड कोर्स करेक्शन कैपेबिलिटी है। आपने इसको लॉन्च कर दिया एक बार, उसके बाद जब जाएगी, अगर आपको लगता है कि टारगेट आपको चेंज स्विच करना है या वो टारगेट शिफ्ट हो गया, तो ये एक ऐसी जबरदस्त कैपेबिलिटी है कि आप इसका इन फ्लाइट डायरेक्शन टारगेट शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज इसको नजर आ रहा है। तीसरी बात यह है जी कि जितनी भी जो चाइना की जो चाइनीज वर्जन है ऐसी इनका, या पाकिस्तान की नस्र है या जिसको हथफ-9 कहते हैं, उन सब मिसाइल से कहीं ज्यादा बेहतर टेक्निकली और हर तरीके से उनसे बेहतर है। तो ये बहुत बड़ा इजाफा इंडियन एयरफोर्स की ताकत में होने जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा आवश्यक अभी पिछले जो युद्ध नजर आ रहे हैं अभिषेक, उनमें सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें इस बात की है कि आपको शत्रु के एरिया में एयर सुपीरियोरिटी शर्तिया चाहिए। अगर एयर सुपीरियोरिटी आपके पास है तो फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके पास होगी और जिस फ्रीडम के साथ आप शत्रु के एरिया में ऑपरेट कर पाएंगे, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया, तो इसलिए ये एक बहुत जबरदस्त हथियार और एक बहुत जबरदस्त ताकत जो है इंडियन एयरफोर्स की बढ़ने वाली है। और ये उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को जी और एयर बिल्कुल डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने बिल्कुल की बिल्कुल माथुर साहब, मतलब एक बड़ी ताकत जो है वो इंक्लूड होने वाली है। दूसरी ओर रवि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ब्रह्मोस ए जैसे जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों से किस तरीके से अलग होगी ये? बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन किया आपने भाभी जी। देखिए, दोनों ही जो मिसाइल हैं, ब्रह्मोस ए और प्रलय एयर लॉन्च, जी ये दोनों ही सुखोई को जो है स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी प्रदान जी करते हैं। दोनों ही का रेंज बहुत अधिक है। जो एग्जिस्टिंग मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका 450 किलोमीटर से अधिक है, और अब आगे जाकर के हम इसको और बहुत अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं, लगभग 700-800 किलोमीटर का रेंज इसमें आ जाएगा। तो दोनों ही पाकिस्तान में भी बहुत दूर तक वार कर सकते हैं और चीन में भी काफी हद तक अंदर तक घुस के वार कर सकते हैं, बिना अपने विमान को खतरे में डाले हुए। मुख्य अंतर क्या है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक गति से चलता है, और ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का अर्थ है कि ये एक समझिए कि ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह से है, बेहद सटीक है, टारगेट डिस्क्रिमिनेशन की इसकी कैपेबिलिटी है, और ये पहाड़ियों के ऊपर जाकर के पहाड़ी के पीछे तक मार, यानी स्टीप डाइविंग। दुनिया के, मैं नहीं समझ, मेरी जानकारी में ऐसे किसी मिसाइल में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो 3 मैक की गति से उड़ता हुआ और स्टीप डाइव कैपेबिलिटी रखता हो। तो ये जो क्षमताएं इसके अंदर है, ब्रह्मोस बहुत सटीक है। लेकिन ये क्रूज मिसाइल है, ये नीची उड़ान भी भर सकता है, ऊंची भी भर सकता है, और इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो बेहद ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इंजन लगा हुआ है। अब मैं बात करूं प्रलय की, तो प्रलय मुख्य रूप से एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक अपनी ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद जब ये नीचे आ रहा होता है, क्योंकि उस हाइट तक पहुंच चुका और बैलिस्टिक मोटर इसकी उस समय तक काम कर रही होती है, उसमें जो गति है इसकी, जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि ये 6 मैक से भी अधिक गति प्राप्त कर लेता है। तो गति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस स्पीड में, क्योंकि इसमें अब आगे लगातार आखिरी तक इसमें जो मोटर है, बड़े मेन मोटर हैं, जैसा कि आपका ब्रह्मोस में होता है, उस प्रकार का मोटर इसमें नहीं होता। तो दोनों का जो इस्तेमाल करने का तरीका है, ये इनको मैं कहूँगा एक तरह से कि हमारी एयरफोर्स को ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एयरफोर्स को भी और आर्मी को भी। क्योंकि लैंड लॉन्च वर्जन है वो भी, उसमें भी ये क्षमता है। यही अंतर है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लगातार इसमें इंजन लगा हुआ है, उसको मैनेवरेबिलिटी प्रदान करने के लिए एक विमान की तरह कहीं भी आपको दाएं बाएं घुमा सकते हैं, और गैमजेट इंजन इसमें है। लेकिन ये जो आपका प्रलय है, ये हाइपरसोनिक, यानी ब्रह्मोस से भी लगभग दुगनी गति से तेज चलेगा और बहुत सटीक वार करेगा। तो कब कहाँ इस्तेमाल करना है, इस अलग अलग 2 मिसाइल होने के कारण हमारे जो सेना है उनको बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जहां जैसा टेरेन है, जहां जैसा खतरा है, उसके अनुसार हम इसको उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। जी अभिषेक, ठीक है। माथुर साहब, दूसरी ओर अगर आज के युद्ध को लेकर बात की जाए तो लगातार ये कहना है जानकारों का कि आज का जो युद्ध है, जो आज के दौर का युद्ध है, वो युद्ध लड़ाकू विमानों से लड़ने का नहीं, वो युद्ध ड्रोन तकनीक का है। तो ऐसे में जहां ड्रोन वॉरफेयर की बात कही जा रही है, इस युग में ये मिसाइल कितनी अहम, कितनी कारगर और किस तरीके से सटीकता से हमला करेगी दुश्मन के ऊपर?
अभिषेक देखिए, मैं दो इसके लिए पहले तो इसकी दो खूबियां और बताऊंगा, जी। फिर उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जी। एक इसकी खूबी है कि इसका जो सीईपी है वो बहुत कम है, तो जी। ये एक्यूरेसी इसकी बहुत जबरदस्त है। और ये जो एक्यूरेसी है सिर्फ पेपर पे नहीं है, ये जितने भी वर्जन अभी तक हमने लॉन्च करके उनको देखा है, वो सीईपी उन्होंने 10 मीटर का आपको बना करके दिया है, पहली बात एक्यूरेसी। और दूसरी बात ये होती है कि ये लो लेवल पे फ्लाई करती है, तो रडार को इवेड करना इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो कोई सा भी एयर डिफेंस सिस्टम हो दुश्मन का, बहुत मुश्किल होगा इसको डिटेक्ट करना, इसको ट्रैक करना और इसको एंगेज डिस्ट्रॉय करना। इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अब जहां तक सवाल है, देखिए आपके आज के जिस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों में एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल कॉम्बिनेशन कंबाइंड कैपेबिलिटी आपके पास होनी आवश्यक होगी। और ये कैपेबिलिटी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए ड्रोन्स अकेले, अब आप अपना ध्यान आपके दर्शक अगर ले जाएं, तो क्या पाकिस्तान ने किया था जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया, तो उसमें उनके साथ उन्होंने मिसाइल भी फायर किए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने जितने भी मिसाइल फायर किए वो सारे गिरा लिए गए, कुछ मिसाइल दिल्ली की तरफ डायरेक्टेड थे जो कि सिरसा में गिर गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मिसाइल और ड्रोन्स होते हैं, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन इसका होता है। और जहां तक इस प्रकार की संभावना होती है क्या कि आप थोड़ा एनिमी के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करके उनको बराबर कर देंगे किसी एक प्रकार से, और फिर जो है मिसाइल अनडिटेक्टेड जाकर के अपना स्ट्रेटेजिक टारगेट वहां पर अचीव कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी है। और मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये जो आवश्यकता क्या है कि आप एआई इनेबल्ड ड्रोन मिसाइल टेक्निक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। और हमारा जो डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी है वो कहीं ज्यादा आगे है। अभी उन्होंने बताया, तो हमारे साइंटिस्ट मित्र ने, कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी शायद दुनिया में कहीं नहीं है, और अमेरिका भी बाध्य है हमें मानने के लिए कि हम लोग इसमें बहुत आगे चल रहे हैं। एक लाइन में मैं हिंदी में इसको 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 सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है अभिषेक, कि जब आप इंडिजिनसली पूरा उसको डेवलप करते हैं। 2015 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, 2017 में 2021 में इसका पहला परीक्षण हुआ, अभी 28-29 जुलाई को इसका और परीक्षण हो गया। तो ये जब आप इंडिजिनसली वेपन सिस्टम डेवलप करते हैं, तो वो एक तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, आपके आपके टेरेन एप्लीकेबिलिटी को सूट करता है, और आपका ऑल वेदर कैपेबिलिटी आपको देता है। जैसे कि अगर आपको हाई एल्टीट्यूड में इसको फायर करना है, तो 12-15 हजार 20,000 फुट की ऊंचाई पर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां भी ये बहुत कामयाबी के साथ फायर होगा। पहली बात ये तो वर्सेटिलिटी जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा जो 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 इसका इसका जो बात है वो ये है कि ये आर्मी को 250 के करीब लगभग मेरे ख्याल से 120 तो शायद आने वाले हैं बहुत जल्द। उससे इसको हम अपना ओवरऑल एयर डिफेंस प्लान में इंटेग्रेट करके और एक पूरा एक कंटिन्यूअस एयर डिफेंस अम्ब्रेला बना सकते हैं, जिससे कि शत्रु का कोई भी एयरक्राफ्ट या कुछ भी इसके ऊपर असर नहीं डाल पाएगा। तीसरी चीज है, ये आपको कैपेबिलिटी देती है, जो कि आप ना केवल पाकिस्तान को देख रहे हैं बल्कि चीन को भी शायद आप कहीं देख रहे हैं। और एक और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है कि आप इंडिजिनसली इसको डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। तो अगर हम इसको यूं कहें कि दाम में कम, काम में दम, और उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और ये इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स अभिषेक। जी। कोई चीन की मिसाइल DF-15, DF-16 या नस्र या कोई भी इसके मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरती है। अगली बात, ये न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल है। हालांकि हमारी पॉलिसी है, हम जानते हैं, लेकिन ये हमारी सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी को, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का कोई काम करने की कोशिश करता है, तो टैक्टिकल बैटल एरिया में न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक, हम लोग पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक के लिए ये एक बहुत ही कारगर और कामयाब वेपन सिस्टम सिद्ध होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल। जाहिर तौर पर माथुर साहब, एक बड़ा हथियार जो है वो भारत के हाथ